everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं मैक्रो की हमारी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब देखो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा था कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम जीडीपी निकालने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है। नंबर 1 अप्रोच है एडी किसके इक्वल होना चाहिए, एएस के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड अप्रोच है सेविंग्स किसके इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारी बातें विद कर्व्स एंड टेबल्स हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस कर ली। अब आज की क्लास में हम लोग बची कुची हमारी थ्योरी डिस्कस करेंगे। देन कल की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैम इसका मतलब क्या होता है? तो देखो एक बार कल का हम लोग याद करते हैं कि इक्विलिब्रियम कब होता है। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। एक बार बहुत आराम से इस कर्व को देखना। तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है जिस पर हम हमारी इनकम दिखाते हैं, ये वाई एक्सिस है जिस पर हम हमारी एग्रीगेट डिमांड भी दिखाएंगे और एग्रीगेट सप्लाई भी दिखाएंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था ये क्या होती है, 45 डिग्री के एंगल पर हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई। इसी को हम इनकम भी बोल सकते हैं, ऐसा ही देखा था। फिर हम लोगों ने इस तरह से हमारी एग्रीगेट डिमांड बनाई थी। ये एग्रीगेट डिमांड कैसे आती है, C+I, इसके दो कॉम्पोनेंट्स है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये O से लेकर L तक का जो है ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है। आप चाहो तो इसे इक्विलिब्रियम जीडीपी कह लो, चाहे इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो, चाहे इक्विलिब्रियम इनकम कह लो। इतना हम लोगों ने समझ लिया था। अब आज हम लोग बात करेंगे कि इस इक्विलिब्रियम के अंदर शिफ्ट भी आ सकता है। भाई कैसे आ सकता है शिफ्ट, बहुत आराम से देखना। शिफ्ट आएगा जब क्या होगी, देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी। कर्व के थ्रू समझना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, इनकम दिखा रहे हैं जिसे जीडीपी भी बोलते हैं, और इसी को हम आउटपुट भी बोलते हैं। और इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस पर हम हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले ये डार्क ब्लू वाली लाइन 45 डिग्री के एंगल पर आपने एक लाइन बनाई है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी इनकम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ठीक बात हो गई। स्काई ब्लू वाली जो लाइन है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, जो कैसे आती है, C+I, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कहां हो रहा है, ए पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो, मतलब इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, हमारा OE। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, हमारा OE है। इसे इक्विलिब्रियम इनकम भी बोल सकते हैं। मैंने कहा देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गई। हालांकि हम मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी है, ऑटोनॉमस है, इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा कांस्टेंट है। लेकिन मान लो देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई। मैंने कहा पहले कंजम्पशन था 30 करोड़ और इन्वेस्टमेंट थी हमारी 10 करोड़, तो एडी कितना आ रहा था, हमारा 40 करोड़ आ रहा था। लेकिन मान लो कंजम्पशन वही 30 करोड़, पुराना वाला इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है ही, और देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई। एडिशनल को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा साइन से, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज आया है, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और हो गई। तो अब एग्रीगेट डिमांड क्या होगी हमारे पास में, 50 करोड़। मतलब पहले एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, 40 करोड़ थी, अब एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 50 करोड़ हो गई। इको में जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो हमारा जो कर्व होता है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो पहले एडी का कर्व ये ब्लू वाला था, लेकिन क्योंकि अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई तो एडी का कर्व हमारा अपवर्ड शिफ्ट कर गया। अब एडी का कर्व हमारा कौन सा है, ये येलो वाला है। समझ में आ गया। तो इस हिसाब से अब इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि येलो वाला कर्व किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई ब्लू वाले कर्व से। मतलब बी पॉइंट पर देश के अंदर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। और इसके हिसाब से अब हमारी इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी, जो इक्विलिब्रियम इनकम पहले हमारी OE थी अब वो इंक्रीज होके क्या हो चुकी है, OF हो चुकी है। समझ में आ गई मेरी बात, कि जब देश के अंदर
एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारा एडी इंक्रीज होगा, एडी इंक्रीज होगा तो एडी का कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम ए पर हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, बी पर। पहले हमारी इक्विलिब्रियम इनकम ओई आ रही थी, अब हमारी इक्विलिब्रियम इनकम क्या आ रही है, ओएफ आ रही है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। चमका अच्छे से, वही लिखा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो उसकी वजह से हमारा एडी इंक्रीज होगा और एडी का जो कर्व है वो क्या करेगा, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इजी पीजी है, ऑब्जर्वेशन देख लें। तो देखो क्या लिखा है, OE इज द इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ये हमारा पुराना आउटपुट था, यानी कि इक्विलिब्रियम जीडीपी था, इक्विलिब्रियम इनकम था। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा जो एडी वाला कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। अब हमारा एडी वाला कर्व कौन सा है, येलो वाला है। पहले इक्विलिब्रियम ए पर हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम बी पर हो रहा है। पहले हमारा इक्विलिब्रियम इनकम थी OE, लेकिन अब हमारी इक्विलिब्रियम इनकम क्या है, O से लेकर F तक की। इजी पीजी हो गया। इसका मतलब क्या है, इसी को बोला जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैम इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट में इतना सा चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इतने से ही इंक्रीज हुआ है, पहले एडी ये था अब एडी ये है, अगर इन्वेस्टमेंट में इतना सा चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारे इनकम, हमारे आउटपुट में इतना चेंज आ रहा है। समझ पा रहे हो, मैंने कहा मान लो जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से इंक्रीज हुई है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इतना है, तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ हमारी इनकम जो है वो 50 करोड़ से इंक्रीज हो गई। कि अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा तो उसकी वजह से इनकम में बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। आप प्रैक्टिकली सोच के देख लो, अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कर्व से समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इतना सा इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से इनकम में इतना चेंज आ गया। इसी को बोला जाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम इनकम जो पहले हमारी OE थी वो इंक्रीज होके कितनी हो चुकी है, OF हो चुकी है। इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने अभी देखा है, क्या देखा कि ये हमारी क्या थी, एग्रीगेट सप्लाई थी। पहले ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी, C+I। कौन सी थी, C+I। तब देश में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा था और इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा OE था। लेकिन मैंने कहा देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई तो AD वाला कर्व हमारा ऊपर शिफ्ट कर गया, C+I प्लस चेंज इन I। अब देश में इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा है, मतलब ये हो गया OF। पहले इक्विलिब्रियम GDP OE था, वो इक्विलिब्रियम GDP इंक्रीज होके OF हो गया। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में इतना सा चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है। इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसी को बोला जाता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट। चमक गया अच्छे से, क्लियर है सारी बातें, कर्व भी क्लियर है। अब देखो आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं हर तरह के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में कितना ज्यादा चेंज आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन इनकम। ये जो डेल्टा साइन होता है ये किसका साइन होता है, चेंज का साइन होता है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा, कितना ज्यादा चेंज आएगा, कितना टाइम्स चेंज आएगा, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत ही सिंपल सा है, मैं कहती हूँ मान लो इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर 100 करोड़। कितने की इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। उस टाइम पर देश की इनकम है 500 करोड़। ठीक है, अब मान लो देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो चुकी है और अब इन्वेस्टमेंट है 200 करोड़। कितने की इन्वेस्टमेंट है, 200 करोड़ की। तो देश की इनकम है 1500 करोड़। जब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की थी तो इनकम थी 500 करोड़। जब इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है तो इनकम कितनी है, 1500 करोड़। मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखो इनकम में कितना चेंज आया, नई इनकम में से पुरानी इनकम माइनस कर दो, 1500 माइनस 500 कितना आया, 1000 करोड़ अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। नए इन्वेस्टमेंट में से पुराने इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो, कितना आएगा, 100। तो ये हमारे पास में आ रहा है 10 टाइम्स। क्या आ रहा है, 10 टाइम्स।
कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से इनकम में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, उसका 10 गुना है। कितना है? 10 टाइम्स है। समझ में आ गया? वही लिखा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से इनकम में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। समझ में आ गया? अब देखो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब याद रखना एमपीसी के साथ में भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला बनता है। पहला फॉर्मूला क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या थी? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी को हम बी से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी हम बोल सकते हैं 1/1 माइनस बी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? 1/1 माइनस एमपीसी। अब एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर एमपीसी इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, अगर एमपीसी डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल देके समझा दूं। मैंने कहा मान लो, अभी डायरेक्ट रिलेशन क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैंने कहा मान लो एमपीसी है हमारे पास में 0.5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल के देखते हैं। 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी कितना है? 0.5, तो 1/0.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 5, 5 2 10, कितना आ रहा है? 2 टाइम्स। तो जब एमपीसी 0.5 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स। मैं कहती हूँ एमपीसी बढ़ गया, अगर एमपीसी इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मान लो एमपीसी है हमारा 0.8 है, तो 1/1 माइनस 0.8, तो 1/0.2, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 1 2, 2 5 10, कितना आ रहा है? 5 टाइम्स। तो आप देखो जैसे ही एमपीसी 0.5 से 0.8 हुआ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हमारा 2 से क्या हो गया? 5 टाइम्स हो गया। दोनों में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। एमपीसी इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। चमक गया अच्छे से? दोनों फॉर्मूलाज दिमाग में रखने हैं। अब सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही बताया। अब यहां से मैं एक चीज निकालती हूँ। मैंने कहा जब देश के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तो एडी किसके इक्वल होता है? एएस के इक्वल होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था। एडी के दो कॉम्पोनेंट्स है सी प्लस आई बोल सकते हैं, और एएस का दूसरा नाम होता है इनकम। एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं। एडी के दो कॉम्पोनेंट्स है, एएस को हम इनकम भी बोलते हैं। तो अगर मुझे ये आई निकालना हो तो ये आई में कैसे निकालूंगी? y माइनस सी, ऐसे निकाल सकती हूँ। तो बहुत आराम से देखना, k इज इक्वल टू, ऊपर तो मैंने चेंज इन इनकम ही लिखा, मैं चाहूं तो इस i की जगह पर y माइनस सी लिख सकती हूँ ना? समझ में आया? i कैसे निकालते हैं? y माइनस सी। तो मैं चाहूं तो इस i की जगह पर y माइनस सी लिख सकती हूँ। डेल्टा लग रहा है तो हम भी डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा y माइनस डेल्टा सी। समझ में आ गया? इजी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, पूरे को किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, चेंज इन इनकम एज इट इज। चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। मैं लिखती हूं डिवाइडिंग, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिनोट कर रहे हैं? किससे डिवाइड कर रहे हैं? चेंज इन वाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो कर दो देखो पूरे को डिवाइड। ऊपर क्या है? चेंज इन वाई, किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन वाई से ही डिवाइड करेंगे। नीचे क्या है हमारे पास में? चेंज इन वाई, ये इसको भी हम लोगों ने चेंज इन वाई से डिवाइड करा, माइनस चेंज इन सी, चेंज इन सी को भी किससे डिवाइड करेंगे? चेंज इन वाई से। सॉल्व करो, ऊपर वाला कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे ये वाला भी कट गया, कितना आएगा? 1 आएगा। और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम याद करो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। किसका फॉर्मूला होता है? एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो इस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम को मैं क्या लिख सकती हूँ? एमपीसी लिख सकती हूँ। तो इस तरह से आया है हमारा ये फॉर्मूला। समझ में आ गया? फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को लिख दिया मैंने चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम कितना आया? 1।
फिर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम 1 आ गया। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम क्या होता है, एमपीसी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसे 1/1 माइनस एमपीसी को हम बी से भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट हो गया किस तरह से फॉर्मूला आया। अब मैं एक चीज बता रही थी पीछे कि एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। मैंने एग्जांपल देके भी समझा दिया था। उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझ लो, बहुत आराम से समझना। मैंने कहा देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई, ऐसे ही निकलता है। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कैसे आता है, सी प्लस आई, तो आई बढ़ेगा तो एडी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गया, एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी क्या हो गया, एडिशन हो गया। अब अगर एडी इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में भी चेंज आएगा। कल हम लोगों ने देखा था एएस एडी के प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है। अगर एडी इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स एएस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि देश में क्या है, एक्सेस कैपेसिटी है। तो भाई एएस इंक्रीज हो गया। एएस को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं, मतलब इनकम क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। समझ में आया। अगर देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी तो एडिशनल एग्रीगेट डिमांड होगी, एडी इंक्रीज होगा। एडी इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि एडिशनल इनकम हो रही है देश के अंदर। एएस को ही इनकम भी बोलते हैं। अब याद करो, इनकम से दो ही चीजें होती हैं, कंजम्पशन होता है और बची हुई इनकम को इंसान क्या करता है, सेव करता है। अगर देश के अंदर एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ेगा और सेविंग्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। समझ में आया। मैंने कहा 100 रुपए से इनकम बढ़ गई तो मान लो 80 रुपीज इंसान ने कंजम्पशन के कर लिए और 20 रुपीज क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब आप आज जो खर्चा कर रहे हो, मैंने कहा आप 80 रुपए की ब्रेड लेकर आए हो, आप जो खर्चा कर रहे हो वो डेफिनेटली किसी और बंदे की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। आपका खर्चा, आप शर्ट लाए हो, गाड़ी लाए हो, लैपटॉप लाए हो, मोबाइल लाए हो, वो किसी और की क्या बन रही है, इनकम बन रही है। तो ये 80 रुपीज आपने खर्च करे, 80 रुपीज किसी और की क्या बन गई, इनकम बन गई। तो इस तरह से इनकम जनरेट होगी। अब मैंने क्या कहा कि ये जो कंजम्पशन है इसका पता किससे चलता है, एमपीसी से। एमपीसी का मतलब क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंसान अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करता है, स्पेंड करता है। मैंने कहा 100 रुपए इनकम है, इंसान अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, मतलब 80 रुपीज उसने खर्च करे, 80 रुपीज सामने वाले की इनकम बन गई। मैंने कहा ये एमपीसी ज्यादा है, एमपीसी है मान लो 90%, मतलब 100 में से 90 रुपए इंसान क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब सामने वाले की 90 रुपीज क्या बन गई है, इनकम बन गई है। तो जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही खर्चा होगा, उतना ही किसी और पर्सन की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। अब देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ही ये चेंज इन इनकम आएगा। और अगर ये चेंज इन इनकम बढ़ता जाएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतना ही तो बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा ना। तो समझ में आया, एमपीसी के बीच में और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। एमपीसी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एमपीसी बढ़ रहा है मतलब खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है मतलब इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो अपने आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। वही यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है, अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी मतलब देश के अंदर एडिशनल खर्चा हो रहा है कि एडी हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि एडी कैसे आता है, सी प्लस आई। अब अगर एडी इंक्रीज होगा मान लो, मतलब प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे, सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं, एडिशनल इनकम, मतलब इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, इनकम से इंसान कंजम्पशन करता है और बची हुई इनकम को क्या करता है, सेव करता है। अब अगर वो आज कुछ खर्चा कर रहा है तो वो किसी पर्सन की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। अगेन एडिशनल कंजम्पशन वुड बी कन्वर्टेड इनटू एडिशनल इनकम। जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा इंसान कंजम्पशन कर रहा है, मतलब उतनी ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, उतना ही ज्यादा हमारा क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दिस इज द रीजन एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। समझ में आ गया अच्छे से। आगे देखो कुछ और रिलेशंस भी डिस्कस करते हैं। मैंने पहला फॉर्मूला क्या बताया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा बताया 1/1 माइनस एमपीसी। अब याद करो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था एमपीसी प्लस एमपीएस, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 1 में से एमपीसी को माइनस कर दूंगी, पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर मैं 1 में से एमपीसी को माइनस कर रही हूँ मतलब हमारे पास में क्या आ रहा है, एमपीएस आ रहा है।
तो आप 1/1 माइनस एमपीसी भी बोल सकते हो। 1 माइनस एमपीसी का दूसरा नाम क्या है? एमपीएस। आप चाहो तो फॉर्मूला बोल सकते हो 1/एमपीएस। तो याद रखना एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में तो कौन सा रिलेशन देखा था हम लोगों ने? पॉजिटिव। लेकिन एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है? दोनों में इनवर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर एमपीएस ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा, मतलब उल्टा रिलेशन है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने कहा एमपीएस है मान लो 0.5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1/0.5। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 5 2 10, कितना आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। मान लो एमपीएस इंक्रीज हो गया। अगर एमपीएस इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा। मैंने कहा एमपीएस है हमारे पास में 0.8, तो हम लोगों ने नीचे 0.8 लिखा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 4 8, 2 5 10, तो ये आ रहा है 4 1 4, 1 बचा 1.25। आप देखो जैसे ही एमपीएस हमारा 0.5 से 0.8 हुआ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा 2 से कम होके कितना हो गया? 1.25। तो एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन एमपीएस के साथ में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। तीनों फॉर्मूलाज दिमाग में रखने हैं। अब देखो ये तो वही लिखा है, एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट, मतलब पॉजिटिव। एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में इनडायरेक्ट यानी कि नेगेटिव रिलेशन। अब देखो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसकी मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू 1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी आ सकती है। सबसे कम वैल्यू 1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? इन्फिनिटी आ सकती है। मैम ये किस बेसिस पर बता रहे हो? देखो इसके लिए याद करो, मैं एक बार इसे इरेज कर दूं, एक बार इसे इरेज कर देते हैं। मैंने एक चीज आपको बताई थी पिछले चैप्टर के अंदर, एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में आती है। एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में आती है? 0 to 1 के बीच में आती है। मान लो एमपीसी 0 है, कितना है? 0 है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, 1/1 माइनस, मैंने कहा एमपीसी 0 है तो 1/1 आप करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है। इस बार 1 पुट करके देखो, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस, एमपीसी की जगह पर 1 पुट कर दो तो 1/1 में से 1 गया 0। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो समझ में आया? जब एमपीसी 0 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर 1 आ रहा है। जब एमपीसी हम लोगों ने 1 ले लिया तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का आंसर कितना आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? इन्फिनिटी आ सकती है। चमक गया अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? अब देखो छोटा सा है, अगर आप टेबल के थ्रू इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है, यहाँ पर मैंने राउंड्स लिखे हैं। ये मैंने कहा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, पीछे हम लोगों ने देखा था, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर्स एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करेंगे, यानी कि एडिशनल इनकम होगी। फिर इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन करता है और बची हुई इनकम को सेव कर लेता है। और इंसान का जो कंजम्पशन है वो किसी दूसरे इंसान की क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। आप बाजार से चॉकलेट लेकर आए हो, आपका खर्चा है, लेकिन किसी और की क्या बन गया? इनकम बन गया। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। मैंने कहा एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ 100 करोड़ का। 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो एडी हमारा 100 करोड़ से बढ़ गया। एडी बढ़ेगा तो एएस भी बढ़ेगा। एएस को ही हम क्या बोलते हैं? इनकम। मतलब इनकम भी हमारी 100 करोड़ से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझ में आया? अब इस इनकम से इंसान दो चीजें कर रहा है, कंजम्पशन और बची हुई इनकम को सेव। मैंने कह दिया 0.5 कंजम्पशन और 0.5 सेव। इसका मतलब है 50% खर्च कर रहा है, 50% क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। एमपीसी है 0.5 और एमपीएस कितना है? 0.5। मतलब 50% खर्च और 50% क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। तो 50 रुपए खर्च करे और बाकी के 50 रुपए उसने क्या कर लिए? सेव कर लिए। अब जो इस इंसान ने पैसा खर्च करा है वो किसी और की क्या बन गया? इनकम बन गया। इसने 50 रुपीज स्पेंड करे, मतलब 50 रुपीज से देश के अंदर क्या हो गई? इनकम जनरेट हो गई। अगेन इस इनकम से भी दो ही चीजें होंगी, कंजम्पशन होगा और बची हुई इनकम सेव होगी। 50% उसने खर्चा करा, 50% सेव करा। अब इसने जो खर्चा करा वो अगेन किसी और की इनकम बन गया। फिर ये 25 में भी 50% क्या होगा? कंजम्पशन, और बाकी के 50% को सेव करेंगे। फिर ये 12.5 किसी और की इनकम बन गई। तो ये साइकिल कब तक चलता जाएगा? जब तक ये जो इंक्रीज इन इनकम का टोटल है वो 200 ना हो जाए। कब तक चलेगा? जब तक इंक्रीज इन इनकम का टोटल हमारा 200 ना हो जाए। और मैम आपको ये 200 का कैसे पता चला? तो देखो हमारे पास में एमपीसी गिवन है, 1/1 माइनस एमपीसी गिवन है।
तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, 1/1 माइनस MPC कितना गिवन है 0.5, तो 1/1 में से 0.5 गया तो 0.5 आएगा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 2 10, कितना आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। मतलब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का अगर आप डबल कर दोगे तो कितना आएगा 200 आएगा। मतलब जब तक इसका डबल ये 200 ना हो जाए तब तक ये चलता जाएगा। 2 टाइम्स आया, इसका हम लोगों ने 2 टाइम्स करा, कितना आ रहा है 200। मतलब जब तक ये 200 ना हो जाए तब तक हमारा ये जो प्रोसेस है वो क्या होगा, चलता जाएगा। समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखो छोटी सी बात है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन बहुत ही आसान सा है। मैंने कहा फॉरवर्ड एक्शन का मतलब क्या है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा ये क्या है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जिसे हम इनकम भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, जो कैसे आया है C+I। मैंने कहा देश के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई तो AD क्या आएगा हमारा C+I प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो पहले इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा था तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट था। अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा है तो अब हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है OF। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी। जो इक्विलिब्रियम इनकम पहले OE थी वो इंक्रीज होके क्या हो चुकी है, OF हो चुकी है। ये तो फॉरवर्ड एक्शन है, पॉजिटिव बात है। बैकवर्ड एक्शन भी हो सकता है क्या इसका मैम, बिल्कुल हो सकता है। ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई और ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड, जो कैसे आया C+I, कैसे आया C+I। मैंने कहा देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो कम हो गई तो ऑब्वियस ही बात है AD ऊपर नहीं बढ़ेगा, AD नीचे की तरफ आएगा। कोई चीज इंक्रीज होती है तो कर्व ऊपर जाता है, डिक्रीज होती है तो कर्व नीचे आता है। तो ये नया AD हो गया, नया AD है हमारा C+I माइनस I। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट देश में कम हो गई। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा था तो ये OE था हमारा, ये था OE हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इक्विलिब्रियम पीछे हो रहा है तो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम उल्टा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। समझ में आ गया ना। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज होगी। अगर देश में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम इनकम हमारी पीछे चल जाएगी। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज डिक्रीज इन इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम भी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आ गया। तो पूरी थ्योरी इस चैप्टर की हम लोगों ने कवर कर ली। सबसे पहले हम लोगों ने शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम देखा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट, कि अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रॉपर हम लोगों ने देख लिया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देख लिया। तीनों फॉर्मूलाज दिमाग में रखने हैं। पहला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है 1/1 माइनस MPC और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, और थर्ड है 1/MPS, MPS और मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है, इनडायरेक्ट। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आ सकती है, मैक्सिमम कितनी आ सकती है, इन्फिनिटी। वो भी हम लोगों ने करके देख लिया। मैकेनिज्म भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा। ये हमने 2 टाइम्स निकाल के देखा था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डबल हो जाना। जब तक ये हमारा डबल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो वो फॉरवर्ड एक्शन है, इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज होगी। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है हमारे पास में, पहले इक्विलिब्रियम इनकम ये थी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, अब इक्विलिब्रियम इनकम ये है, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ गया। अब देखो आपका इतना सा काम है कि यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो पिछले चैप्टर से लिंक्ड है। तो पिछला चैप्टर जो मैंने आपको कराया था ना, AD और AS वाला, उस चैप्टर के 3rd पार्ट के अंदर मैंने आपको हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। उस पार्ट को प्लीज देख कर रखना, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके रखना, तब आपको कल वाले न्यूमेरिकल्स तरीके से समझ में आएंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।